सभी प्यारे बच्चों का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेगमेंट में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड्स, सजीव जगत। लिविंग वर्ड्स के बारे में या सजीव जगत के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सजीव जगत के क्या लक्षण पाए जाते हैं और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल्स एड्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, जब हम देखते हैं हमारे चारों ओर कई सारे आपको पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इधर उधर सारी चीज़ें घूमती हुई दिखाई देती हैं, तो आप सोचते हैं कि इनमें सजीवों के लक्षण क्या है, हम सजीव और निर्जीव को कैसे अलग करें, इसमें सजीवों में ऐसे क्या विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये सजीव हैं, ये निर्जीव हैं। तो हम यदि सजीवों को देखें तो सजीव पृथ्वी के डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो डेजर्ट हो, ओशियन हो, इनमें इवन दो एयर हो, मतलब एवरी हैबिटेट्स, पृथ्वी के एवरी हैबिटेट्स नहीं, इवन दो वी कैन से दैट इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रत्येक भाग में सजीव पाए जाते हैं। तो सजीवों के क्या कैरेक्टर्स होते हैं या सजीवों के या लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लक्षण होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं कि सजीव कौन होंगे। सजीव वो होंगे जो क्या करेंगे, ग्रोथ शो करते हैं या जिनमें ग्रोथ पाई जाती है, मीन्स वृद्धि पाई जाती है। दूसरा, सजीव जनन करते हैं, दे रिप्रोड्यूस, मीन्स रिप्रोडक्शन उनमें पाया जाता है। तीसरा, सजीव वातावरण के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, दे रेस्पॉन्ड स्टिमुलाइज टू एनवायरनमेंट के प्रति वो अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, मीन्स उनमें क्या पाई जाती है, कॉन्शियसनेस पाई जाती है। और ये कॉन्शियसनेस ही क्या होती है, रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, मीन्स वातावरण के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। ये सजीवों का लक्षण है। चौथा क्या है, सजीवों में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं, मीन्स दे शोज मेटाबॉलिज्म, सजीवों में मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मेटाबॉलिज्म। एंड फिफ्थ वन इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन है वो सजीवों का एक लाक्षणिक लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स हैं, ठीक है ना। तो सजीव कौन होंगे, जो ग्रोथ शो करते हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है और जिनमें कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट होता है और मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो किन के द्वारा शो किए जाते हैं, लिविंग बींग्स और सजीवों के द्वारा शो किए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये वाकई में इनके एलिब्रेशंस या इनको हम विस्तृत वर्णन करके देखते हैं। उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ अर्थात वृद्धि के बारे में। प्यारे बच्चों, वृद्धि और जो ग्रोथ है यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और परमानेंट है। इरिवर्सिबल और परमानेंट प्रोसेस होती है ग्रोथ। इसमें ये क्या करती है, ट्विन कैरेक्टर्स शो करती है, मतलब इसमें दो लक्षण पाए जाते हैं, दो लक्षण शो करती हैं, दो लक्षण प्रदर्शित करती हैं। कौन से वो दो लक्षण होंगे, एक तो होता है क्या है, इंक्रीज इन नंबर, संख्या में इंक्रीज इन नंबर, मतलब संख्या में बढ़ता है। दूसरा है इंक्रीज इन मास में द्रव्यमान और भार में वृद्धि। दूसरा इंक्रीज इन नंबर्स यानी कि संख्याओं में वृद्धि। ये ग्रोथ के यानी कि वृद्धि के दो लक्षण होते हैं। संख्या में वृद्धि कैसे होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा सेल डिवीजन शो किया जाता है। सेल डिवीजन्स के दौरान कोशिकाएं होती हैं वो आपस में डिवाइड होती हैं और डिवाइड होके कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, इसलिए इनके संख्याओं में वृद्धि होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर। ये सेल डिवीजन होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स
प्लांट्स में तो ये क्या होता है, जीवन पर्यंत अथवा थ्रू आउट द लाइफ होता है, जीवन पर्यंत अथवा थ्रू आउट द लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, विभिजोतक कहते हैं। ये विभिजोतक इनके जीवन पर्यंत वृद्धि का कारण बनते हैं। और विभिजोतक के बारे में आप जानते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इनका हम विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट टिश्यू चैप्टर्स के अंदर करेंगे। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो इनके थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन या थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ का कारण बनते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एनिमल्स में होती हैं वो जो ग्रोथ होती हैं वो क्या होती हैं, एक सर्टेन एज तक होती है। निश्चित एज के बाद एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। आप देखते हैं हमारी हाइट है वो प्यूबर्टी तक किशोरावस्था तक बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे रुक जाती हैं, रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती। तो एक सर्टेन एज के बाद होती हैं हमारी ग्रोथ होती हैं वो रुक जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर में या एनिमल्स के शरीर में भी कुछ ऐसे टिश्यूज या सेल्स होती हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करती रहती है। जैसे नेल्स की सेल, आप नाखून काटते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। हेयर्स की सेल्स, आप बाल कटवाते हैं फिर बढ़ जाते हैं। और कुछ स्किन्स की सेल, स्किन्स क्या जब रगड़ लग जाती हैं तो डैमेज जो सेल्स होती हैं उनको फिलअप करने के लिए सेलुलर डिवीजन या सेल डिवीजन पाया जाता है, किसमें, एनिमल्स में। तो ये सम cells of the animals are divided throughout the life, but mostly it divided, or we can say that it increase in number and certain age तक ही बढ़ती हैं, उसके बाद क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और वो एज प्यूबर्टी तक होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मास, वेट में। ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती हैं, इसको हम 2 भागों में, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक, दूसरा होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाह्य वृद्धि और इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक वृद्धि। बाह्य वृद्धि, आंतरिक वृद्धि के बारे में पहले बात करते हैं। हमारे बॉडी में जो फैट कंपोजिशन होता है वो क्या होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ जाता है। तो ये जो ग्रोथ होती है, और ये क्या है, मास में इंक्रीज हो रहा है, मास में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो बॉडी फैट कंपोजिशन है ये क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ है। लेकिन आप यदि ध्यान से देखेंगे तो माउंटेन्स में आइस और सैंड ड्यून्स आदि आप देखेंगे, माउंटेन्स में क्या आते हैं, माउंटेन्स में जैसे हवा से कुछ मिट्टी के कण आते हैं और माउंटेन्स के ऊपर, जैसे ये माउंटेन परमानेंट था और धीरे धीरे मिट्टी के कण आ गए तो माउंटेन्स की हाइट क्या हो गई, इतनी हो गई। तो माउंटेन के मास में भी इंक्रीज हुई। आइस माउंटेन्स हैं, वहाँ पर जैसे स्नोफॉल होता है और धीरे धीरे आइस कंपोजिशन होती है और उसमें भी मास इंक्रीज होता है। सैंड ड्यून्स में आप देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स भी होता है, और सैंड होती हैं वो दूसरे ड्यून्स के ऊपर आकर के डिपोजिशन होता है तो सैंड ड्यून्स की भी साइज बढ़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि दीज ऑल थिंग्स आर नॉट लिविंग्स, all are non-livings, but they are showing increase in mass due to the depositions of extrinsic features. Extrinsic deposition की वजह से इनके मास में इंक्रीज हो रहा है। All these are living, they are non-living. Means growth है वो not only showing by the living things, not only showing by the living organism, but is showing by the non-living things. तो we can consider it as a non-defining property. ग्रोथ है वो क्या है, non-defining properties है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे नो लिविंग थिंग्स होते हैं जो भी ग्रोथ शो करते हैं। यस, लिविंग थिंग्स आर शोइंग ग्रोथ, बट नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो शोइंग ग्रोथ। तो हम इसको क्या करते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ग्रोथ एक क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है।
नेक्स्ट दूसरी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस ए कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन ये क्या करता है? प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतानें। संतानें पैदा करना, वो अपने जैसी या लेस सिमिलर या उनसे थोड़ी सी भिन्न अलग हो सकती है जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूट्स को लेकर के, तो वो संतानें पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शंस कहलाता है। ये क्या होता है? मोस्टली 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाता है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन दूसरा पैटर्न है, फीजन तीसरा पैटर्न है, स्पोर फॉर्मेशन और चौथा है प्रोटोनिमा। ये कुछ मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअली मीन्स के द्वारा होते हैं। मीन्स यदि हम देखें फ्रेगमेंटेशंस, मतलब यदि किसी बॉडी का डिटैचमेंट हो जाता है और बॉडी खुद एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? फ्रेगमेंटेशंस कहलाती हैं। ये जनरली प्लेनेरिया जो प्लेटी हेलमिंथेस का लार्वा होता है उसके द्वारा शो की जाती हैं। बाइनरी फीजन्स या फीजन्स है, ये अमीबा और पैरामीशियम के द्वारा शो की जाती है। अमीबा एंड पैरामीशियम ये बाइनरी फीजन्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंजाई, एल्गी के अंदर जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। प्रोटोनिमा जनरली मोसेस के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शंस का जरिया बनती है। बाद में रिप्रोडक्शंस इनसे एक न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ये क्या है? एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, और इन मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन से के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो फर्दर किस में होता है? अडल्ट में डेवलप्ड होता है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और मेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशंस, देन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स, प्रोडक्शंस इज जाइगोट्स फर्दर डेवलप इन द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फर्दर डेवलप इन द एडल्ट। ये प्रोसेस में क्या पाई जाती हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो एक म्यूल जो क्या है? हॉर्स और डंकी के हाइब्रिडाइजेशन से बना है, लेकिन ये क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। ये क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। दूसरा हम देखते हैं स्टेराइल बी वर्कर्स। स्टेराइल जो बी वर्कर्स है, जब हम बीज की कॉलोनी का स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उनमें जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेराइल्स होते हैं। और फिर हम बात करते हैं इनफर्टाइल जो कपल, कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कपल कहते हैं। ये म्यूल है,
ये भी लिविंग है, ये वर्कर्स हैं, ये भी लिविंग है, और ये इनफर्टाइल कपल्स है, ये भी लिविंग है, बट दे आर नॉट शोइंग रिप्रोडक्शन, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं प्रदर्शित कर रही। तो क्या ये लिविंग नहीं है? यस, ये लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन है वो शो नहीं करते हैं। तो मतलब ये हो गया, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लिविंग हैं वो रिप्रोडक्शन शो करें। हाँ, कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगी, लेकिन लिविंग जो बींग्स है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करें। तो हम इसको किस में कंसीडर करते हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। किस में कर देंगे? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो रिप्रोडक्शन भी क्या एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। मीन्स दिस इज नॉट ए नेसेसरी टू शो reproduction is allowed in all living beings, because of some living beings are not reproduced, means we consider it as a non-defining property. Like growth, reproduction is a non-defining property. क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करें ये जरूरी नहीं है। हाँ, किसी भी निर्जीव के द्वारा रिप्रोडक्शन शो नहीं किया जाता, लेकिन सारे सजीव हैं वो रिप्रोड्यूस ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी, सो इट इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अब तक हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज क्या थी? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मीन्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में हम बात करते हैं। थर्ड properties of an organism is metabolism. उपापचय। मेटाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मीन्स हम इसको क्या कहेंगे? सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ बॉडी। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन और कंपोजिशंस ऑफ बॉडी क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर दो भागों में, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों ही संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। एनाबॉलिज्म इट इज द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट इज द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से जो सारी चीज निर्मित होती है, निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। बल्कि कैटाबॉलिज्म क्या होगा? इट इज सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये सारा का सारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का क्या है? सम टोटल होता है। इससे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम सिंपलर, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें सिंपलर सबस्टेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस बनते हैं, जबकि इसमें इसका उल्टा होगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस टूट करके किस में बदल जाते हैं? सिंपलर सबस्टेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसमें एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड होती है, इसमें संचित हो जाती है ऊर्जा, जबकि इसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है और इसमें एनर्जी होती है वो स्टोर होती हैं। और एनाबॉलिज्म रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस,
ये किसके लिए हैं? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जबकि कैटाबॉलिज्म में ये क्या करती हैं? कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है ना। इट्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज। सीधा सा और उदाहरण एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये मेटाबॉलिज्म है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल कंपोजिशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अच्छे से हम उपापचय कहते हैं। ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस दीज आर द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड दिस वन इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें सिंपलर सबस्टेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस बनते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस टूट करके सिंपलर में टूट जाते हैं। इसमें एनर्जी स्टोर होती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, और जबकि ये कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेस्पिरेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। ये क्या है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन क्या देखें, नॉन लिविंग के द्वारा कोई चीज ऐसी परफॉर्म की जाती है? बिल्कुल देखते हैं। जैसे हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर को, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या कर दिया? लिविंग कंपोजिशन या कोई लिविंग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये लिविंग रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है कैसी है? लिविंग रिएक्शन। लेकिन जिसमें रिएक्शन हो रही है वो क्या है? नॉन लिविंग है। टेस्ट ट्यूब ये क्या है? नॉन लिविंग है। तो मतलब ये रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, इसके द्वारा परफॉर्म नहीं करवाई जा रही। इट्स नॉट परफॉर्म बाय द टेस्ट ट्यूब, इट इज परफॉर्मिंग इनसाइड दैट टेस्ट ट्यूब। तो ये रिएक्शन तो लिविंग है, बट ये टेस्ट ट्यूब है वो क्या है? नॉन लिविंग। यानी कि इन विट्रो लिविंग रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस तो लिविंग होती हैं, लेकिन उसके जो वेसल्स होते हैं, दैट मे बी बीकर्स, दैट मे बी टेस्ट ट्यूब, वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म ओनली शोइंग बाय द लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नॉट शोन बाय द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग सबस्टेंसेस। ओके, तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस क्या है। नेक्स्ट हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज है वो है कॉन्शियसनेस। कैमरा देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एक्सीलेंट एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज excellent response to environment. Excellence responses to environment means environments को हम क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, या पोल्यूटेंट है, या कोई अदर ऑर्गन्स आता है। जैसे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो फोटो पीरियड या जिसको हम क्या कहते हैं? लाइट पीरियड कहते हैं। ये लाइट पीरियड क्या होता है? फ्लावरिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग के ऊपर डिपेंड रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक बीज वगैरह हैं,
उनमें भी फर्टिलिटी या उनकी लिविंग एक्टिविटीज होती है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स फोटो पीरियड्स या फोटो लाइट पीरियड्स होता है वो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये इनके प्रति क्या करते हैं, अपना रेस्पॉन्स देते हैं फोटो पीरियड्स, और जिससे क्या है कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीजनली ब्रेड्स होते हैं। ह्यूमन आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स। ह्यूमन है वो सभी लिविंग थिंग्स के बारे में अपना रेस्पॉन्स करता है। और ह्यूमन्स में क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट के प्रति। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो सेट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज सर्विंग बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट सर्विंग बाय एनी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस है वो एनवायरनमेंट के प्रति, चाहे वो लाइट के प्रति हो, चाहे टेम्परेचर के प्रति हो, चाहे एक्सटर्नल पोल्यूटेंट के प्रति हो। आप जानते हैं लाइकेंस होते हैं वो पोल्यूटेंट्स के इंडिकेटर कहे जाते हैं। मीन्स वो एनवायरनमेंट के प्रति क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्ड करना ही क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस कहलाती है। बट ह्यूमन हैज अ स्पेशल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस एक अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मीन्स अपने प्रति रेस्पॉन्स रखना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो कॉन्शियसनेस को हम क्या करते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो दिस वन इज द सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग। सेकंड वन इज द रिप्रोडक्शंस, नॉन डिफाइनिंग। थर्ड वन इज द मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग। एंड फोर्थ वन इज द कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। We well know that every organism is made up by cells, and cell is a basic and fundamental unit. Cell is a basic and fundamental unit for an organism. It is also a structural and functional unit. ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहलाती हैं। मीन सेल के द्वारा ही सारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और हमारा जो शरीर है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो सेल के द्वारा बना होता है। एंड सेल रेस्पॉन्स टू ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। इवन दो अ ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्स टू all the stimuli and all the life processes. While an organism has multicellular, it is also response to all the life processes. हम देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को, जबकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि केवल एक सेल से बना हुआ, वो भी सारी लाइफ प्रोसेसेस को, डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रेशंस को शो करेगा। मीन्स हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, भी छोटे छोटे किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यदि हम इनकी देखें तो देखते हैं कि सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल आर सब एटॉमिकल पार्ट्स। इट कंबाइंस इन एटम्स and atoms combines in a compounds or molecules। और ये कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स किस में बनते हैं, सेल्स बनाते हैं, जिससे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये हम जानते हैं। इन सब से मिलकर के क्या बनती हैं, सेल्स बनती हैं। सेल से क्या बनेंगी, टिश्यू बनेंगी, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और देन बॉडी,
ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे, यदि हम इस सारी चीज़ को कहें तो इससे ऊपर वाली चीज़ तो ये क्या हो गई, नॉन लिविंग, बट ये जो सारी चीज़ है ये क्या है, लिविंग है। ये क्या है, लिविंग है। तो हम अपने बॉडी को देखें तो ये किससे बनी हुई है, सेल से बनी। सेल कंपोजिट होके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ये इमर्जेंट है, मतलब सेल्स क्या करेगी, टिश्यू को इमर्ज करेगी, टिश्यू सिस्टम को इमर्ज करेंगे, और टिश्यू सिस्टम्स ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को, और बॉडी। तो मतलब सेल में जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो टिश्यू में सारी पाई जाएगी, लेकिन जो टिश्यू में जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो एक सेल में पाई जाए जरूरी नहीं, क्योंकि ये कंपोजिशन है। दीज आर द इमर्जिंग फॉर्म्स, इमर्जेंट, इमर्ज हुई है किससे, सेल से ये बॉडी इमर्ज हुई है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इमर्जेंट फॉर्म है, और सेल से कहाँ तक बना, बॉडी। ये क्या है, ये सारा का सारा जो कैरेक्टर्स है वो किसके द्वारा शो किया जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शो किया जा रहा है। तो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, एक लिविंग बींग्स के अंदर पाया जाएगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। So we have discussed 5 characters of living beings. First one is the growth, second one is the reproduction, third one is the metabolism, fourth one is the consciousness, and fifth one is the cellular organization, in which first 2 characters, growth and reproduction, both are considered as a non-defining property of living organism, and remains 3, yeah, rest of 3 means metabolism, consciousness and cellular organizations are considered as a defining property of the living beings. तो questions arise from here. Please, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो ये आएगा, इनमें से दिया होगा कि कौन सी इसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी इनमें नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसको लेकर के सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है